नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक डीप डाइव में हम बात करेंगे एक ऐसी सिनेमाई दास्तान की जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जी हाँ, एक ऐसा दौर जब पूरे राजपूताने में बड़े बड़े राज्य और रियासतें एक एक करके आत्मसमर्पण कर रही थीं, लेकिन इन सब के बीच मेवाड़ ने हार नहीं मानी। हम उन्हीं ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं जो इस अभूतपूर्व संघर्ष और कभी न टूटने वाले जज्बे की गवाही देते हैं। अब अगर आप इन रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहूं तो हैरान करने वाला सवाल सामने आता है। एक तरफ भारत का सबसे विशाल और साधन संपन्न साम्राज्य और दूसरी तरफ एक बहुत ही छोटी सी सेना। बिल्कुल डेविड वर्सेस गोलियत वाली स्थिति। मतलब दशकों तक एक छोटे से राज्य ने उस वक्त की सबसे बड़ी महाशक्ति को कैसे रोक कर रखा। चलिए इस ऐतिहासिक रहस्य को मिलकर डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस वक्त के हालात को समझते हैं। उस समय का पॉलिटिकल मैप अगर हम देखें तो एक तरफ अकबर का मुगल साम्राज्य था जो बहुत तेजी से फैल रहा था। एक के बाद एक बड़ी रियासतें उनके सामने घुटने टेक रही थीं। लेकिन इसी मैप पर एक जगह ऐसी थी जो बिल्कुल अकेली एकदम अलग खड़ी थी। वो था मेवाड़। राणा उदय सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ ने साफ कह दिया था कि वो किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम महाराणा प्रताप के शुरुआती जीवन की तरफ मुड़ें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनका बचपन सिर्फ महलों की सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने अपना काफी समय भील आदिवासियों और लोहारों के बीच बिताया, जहां उन्होंने असल जमीनी हकीकत सीखी। 1572 में राणा उदय सिंह के निधन के बाद एक बड़ा उत्तराधिकार संकट खड़ा हो गया। दरअसल उदय सिंह चाहते थे कि गद्दी उनके छोटे बेटे जगमाल को मिले, लेकिन सामंतों ने इसे सिरे से नकार दिया और फिर लंबी जद्दोजहद के बाद 1573 में कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 208 किलोग्राम। सुनने में यकीन नहीं होता ना, लेकिन दस्तावेजों में दर्ज उनके शारीरिक बल का ये विवरण सच में अकल्पनीय है। उनका भाला ही अकेले 72 किलो का था और छाती का कवच 81 किलो का। सोचिए, जब वो अपनी भारी तलवारों और इन सब हथियारों के साथ मैदाने जंग में उतरते थे तो कुल वजन 208 किलो तक पहुंच जाता था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि मैदान में उनकी मौजूदगी ही कितनी खौफनाक रही होगी। शारीरिक ताकत तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी असली ताकत उनके संकल्प में थी। दस्तावेजों में उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध शपथ का जिक्र है, जिसे हम उनके पूरे संघर्ष का फाउंडेशन कह सकते हैं। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मेवाड़ पूरी तरह से आजाद नहीं हो जाता, वो जमीन पर सोएंगे, पतलों में खाएंगे और राजमहल के किसी भी सुख सुविधा या सोने चांदी को हाथ तक नहीं लगाएंगे। एक सच्ची लीडर की यही पहचान होती है ना, अपने लोगों के संघर्ष को बिल्कुल अपना बना लेना। अब इतनी बड़ी महाशक्ति से लड़ने के लिए सिर्फ जज्बा ही काफी नहीं था, एक फौज की भी जरूरत थी। और यहीं पर उनका विजन काम आया। उन्होंने सिर्फ राजपूत सरदारों तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने भील आदिवासी योद्धाओं को सेना में शामिल किया, लोहारों को बड़े पैमाने पर हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा। कुल मिलाकर उन्होंने एक बहुत ही डाइवर्स और जबरदस्त लॉयल गठबंधन तैयार किया। आज की भाषा में कहें तो ये अलायंस बिल्डिंग का एक परफेक्ट मास्टर क्लास है। इधर युद्ध की तैयारियां चल रही थीं और उधर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी काफी हलचल थी। मुगल दरबार से लगातार दूत भेजे जा रहे थे। कुल 4 दूत आए। जलाल खान को तो उन्होंने बिना किसी देरी के बैरंग लौटा दिया, लेकिन बात तब सबसे ज्यादा बिगड़ गई जब आमेर के राजा मानसिंह को उदयसागर झील के पास भेजा गया। वहां महाराणा ने मानसिंह के साथ भोजन करने से साफ इनकार कर दिया और उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक अपमान माना गया। उस मीटिंग का जो नतीजा निकला वो इतिहास के इन शब्दों में आज भी गूंजता है। मान सिंह ने गुस्से में आकर कहा कि वो उनका ये गुरूर तोड़कर रख देंगे, और इस पर प्रताप का जो जवाब था वो एकदम सटीक और बेखौफ था। उन्होंने कहा, मैं युद्ध भूमि में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। बस यही वो पल था जिसने हल्दी घाटी के उस भयानक महासंग्राम की नींव रख दी थी, जिसे अब किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता था। और ये साफ तौर पर हमें उस स्थिति की गंभीरता दिखाता है। बात हो रही है 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की। अगर हम दोनों सेनाओं का गणित देखें तो एक तरफ मान सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल मुगल फौज खड़ी थी और उनके सामने मेवाड़ की मात्र 20,000 की सेना। ये संख्या ही अपने आप में बता देती है कि उस दिन मेवाड़ की सेना किस असंभव सी चुनौती का सामना करने जा रही थी।
जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। महाराणा ने कोई डिफेंसिव अप्रोच नहीं लिया, बल्कि सीधे मुगल सेनापति मानसिंह पर धावा बोल दिया। उन्होंने अपने घोड़े चेतक को सीधा मानसिंह के हाथी के मस्तक तक उछाल दिया और भाले से इतना जोरदार प्रहार किया कि खैर मानसिंह तो अपने ओहदे में छिपकर बाल बाल बच गए, लेकिन उनका महावत वहीं मारा गया। वो दृश्य सच में कितना खौफनाक रहा होगा, इसका आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में पासा पलटते देर नहीं लगती। मानसिंह के हाथी की सूंड में एक बहुत ही भारी तलवार बंधी हुई थी और उसी तलवार से प्रताप के वफादार घोड़े चेतक का पैर बुरी तरह से कट गया। अब स्थिति बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी, क्योंकि खुद महाराणा भी तब तक काफी घायल हो चुके थे। शासक और उनका वो ऐतिहासिक घोड़ा, दोनों ही अब बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़े थे। और ठीक इसी समय इतिहास हमें वफादारी की एक ऐसी मिसाल दिखाता है जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक सामंत थे झालाबीदा। जब उन्होंने देखा कि महाराणा चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो उन्होंने बिना एक सेकंड सोचे महाराणा का राज छत्र अपने सिर पर रख लिया। इससे हुआ ये कि पूरी मुगल सेना को लगा कि झालाबीदा ही महाराणा हैं और उनका पूरा फोकस उनकी तरफ शिफ्ट हो गया। इसी वजह से महाराणा को वहां से सुरक्षित निकलने का वो एक कीमती मौका मिल पाया। 26 फीट ये सिर्फ कोई नॉर्मल दूरी नहीं है, ये चेतक की क्षमता और उसकी वफादारी का आखिरी और सबसे बड़ा सबूत है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपने सवार की जान बचाने के लिए चेतक ने 26 फीट चौड़ी एक गहरी खाई को एक ही छलांग में पार कर लिया, और इस असंभव सी छलांग के तुरंत बाद चेतक गिर पड़ा और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। दस्तावेजों में दर्ज ये हिस्सा किसी को भी भावुक कर देने वाला है। इस पूरी घटना के तुरंत बाद ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में एक बहुत ही इंटेंस पारिवारिक पल का जिक्र आता है। प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह, जो दरअसल मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे, वो पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। लेकिन चेतक को मरा हुआ देखकर और अपने बड़े भाई की हालत देखकर उनके अंदर का सब कुछ बदल गया। सियासत और दुश्मनी सब पीछे छूट गईं और उन्होंने आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगा लिया। ये एक आंसुओं से भरा पारिवारिक पुनर्मिलन था। अब अगर हम इस महासंग्राम के नतीजे की बात करें तो वो काफी हैरान करने वाला था। इतनी बड़ी फौज, इतने संसाधन, लेकिन मुगलों के हाथ कुछ नहीं लगा। वो न तो प्रताप को पकड़ पाए और न ही मेवाड़ को अपना गुलाम बना पाए। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस नाकामी से अकबर इतना ज्यादा भड़क गए थे कि उन्होंने महीनों तक मानसिंह के दरबार में आने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हल्दी घाटी के बाद मेवाड़ की माली हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी। खजाना खाली था और सेना बिखर रही थी। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। 25 मिलियन रुपए! भामा शाह नाम के एक मंत्री ने अपनी तरफ से इतनी विशाल धनराशि मेवाड़ को सौंप दी। सच कहूं तो इसी आर्थिक मदद ने मेवाड़ की सेना में मानो एक नई जान फूंक दी, और इसी फंड के बलबूते महाराणा प्रताप अपनी सेना को दोबारा खड़ा कर पाए। और इस नई सेना और नई ऊर्जा का असर हमें 1582 में देखने को मिला, दिवेर के युद्ध में। ये एक बहुत ही आक्रामक कमबैक था। यहाँ महाराणा के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान पर अपने भाले से इतना भयानक वार किया कि भाला उस सेनापति के शरीर को चीरता हुआ उसके घोड़े के भी आर पार हो गया। ये सिर्फ एक वार नहीं था, ये मेवाड़ की जबरदस्त वापसी का ऐलान था। अब जरा इस नंबर को देखिए, 36,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दिवेर के युद्ध में इतने मुगल सैनिकों ने मेवाड़ की सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। मतलब एक साथ 36,000 सैनिकों का सरेंडर करना। ये एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसने रातों रात मेवाड़ का खोया हुआ रुतबा वापस ला दिया। इसके बाद महाराणा ने जो छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, उसकी सफलता का सीधा सीधा सबूत है ये नंबर 32। उन्होंने अपनी चतुर रणनीति से एक एक करके कुल 32 मुगल किलों पर दोबारा अपना कब्जा जमा लिया। इस लगातार चलने वाले अभियान ने विरोधी सेना को बुरी तरह थका दिया था और देखते ही देखते मेवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिर से आजाद हो गया। इस पूरी ऐतिहासिक जर्नी का जो आखिरी पड़ाव है वो काफी हद तक शांति भरा रहा। प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। दस्तावेजों के मुताबिक उनके शासन के आखिरी 12 साल काफी स्थिर और समृद्ध रहे। व्यापार वापस शुरू हुआ और जिंदगी पटरी पर लौट आई। लेकिन 1597 में सिर्फ 57 साल की उम्र में एक धनुष की डोरी चढ़ाते वक्त हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में उनका निधन हो गया। उनकी असली लेगेसी क्या थी, ये बात
उनके एक कट्टर विरोधी कमांडर के इन शब्दों से बिल्कुल साफ हो जाती है। मुगल दरबार के अब्दुल रहीम खान खाना ने भी ये लिखा कि उनके दुश्मनों ने भी उनकी बहादुरी के सामने सिर झुकाया, उन्होंने कभी किसी के सामने अपनी पगड़ी नहीं झुकाई। जरा सोचिए, जब आपके सबसे बड़े विरोधी भी आपके स्वाभिमान की इस तरह तारीफ करें तो आपकी शख्सियत कितनी बड़ी रही होगी। तो अब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ। क्या सच्ची जीत बड़े बड़े साम्राज्यों को जीतने में होती है या फिर उस कभी न टूटने वाले जज्बे में जो उन सभी साम्राज्यों के खत्म होने के बाद भी सदियों तक जिंदा रहता है? इतिहास के ये पन्ने हमें इसी बात पर सोचने को मजबूर करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।